So once again, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your friends are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last session, we had just finished the chapter with respect to the theory. And we are discussing the remaining numerical part of this chapter. हमने कुछ numerical भी discuss किए थे. So probably आज और कुछ numerical हम solve करने की try करेंगे and we'll try to complete this chapter. तो friends, illustration सारे हमने खत्म कर दिए हैं. All the illustrations we had done with. तो अब कुछ exercise के question हम discuss कर रहे थे, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं. अभी जो chapter का जो part है, वो लॉजिकल है पूरा. मतलब ये जो अभी जो न्यूमेरिकल्स है वो उसको इस चैप्टर के कभी कभी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछे हुए है उसको इस चैप्टर के थ्योरी के साथ कोई कंसर्न नहीं है. मतलब आपके लॉजिकल, आपके माइंड के लॉजिकली वो क्वेश्चन पूछे हुए है. कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो न्यूमेरिकल्स है उसको चैप्टर के जो थ्योरीज है उसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है. बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स है जिसको हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे, उसको कभी ये चैप्टर के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है. तो हम अटके थे कहाँ पे? तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर, या ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 और 4. अभी 4 तो मैंने आपको वापस से एक्सप्लेन किया, बट ये 3 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वो समझ में आ गया ना आपको पूरा ये मेथड? यस सर. फिर मैंने आपको बताया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट कैन बी डन आफ्टर दी after when you go laboratory, after some experiment you done, after that this question number 6 and question number 8 can be done. जो है वो आप लेबोरेटरी जब जाओगे, एक्सपेरिमेंट कुछ करोगे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गोज, उसके बाद हम उसको डिस्कस कर पाएंगे. तो अभी उसको मुझे स्किप करना पड़ेगा 6 क्वेश्चन को. Come to the 7th question. I think 7 से बाकी है. Am I right? Yes sir. और ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपको ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद हम उसको डिस्कस कर पाएंगे. अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये लिस्ट काउंट क्या है, मेजर्ड ये है क्या, वो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको. 7th क्वेश्चन पे आ जाओ. देखो क्या लिखा हुआ है. A student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of the magnification 100. चलो 100 मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप है तो वो क्या करेगा? बताओ फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन 100 है तो वो क्या करेगा? देखो आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, इसमें कुछ है ही नहीं. 100 टाइम इमेज बड़ा दिखाएगा. एग्जैक्टली. तो वो क्या करेगा कि 100 टाइम इमेज को बढ़ा देगा. ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि अभी जो ये चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे है कि जिसको चैप्टर के थ्योरी के साथ कोई लेना देना नहीं है. वो आपको खुद मतलब सोचना है, सोचने से आपको आंसर देना है. तो ऐसा दिया हुआ है कि भाई एक माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन 100 है, एंड ही मेक्स एन 20 ऑब्जर्वेशन एंड ही फाइंड द एवरेज, एंड ही कम टू नो दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर लुकिंग बाय द माइक्रोस्कोप इज 3.5 मिलीमीटर. मीटर नहीं है, मिलीमीटर है यहाँ पे. तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसने 20 बार ऑब्जर्वेशन किया और उसका एवरेज निकाला तो पता चला कि भाई वो जो हेयर का जो थिकनेस है वो 3.5 मिलीमीटर है. तो व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर? माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसको उसका थिकनेस 3.5 मिलीमीटर मिला, तो उसका एक्चुअल थिकनेस क्या होना चाहिए? 3.5 डिवाइडेड बाय 100. 100 टाइम जूम हो रहा है. हाँ एग्जैक्टली. तो 100 टाइम जूम होने के बाद, 100 टाइम जूम होने के बाद वो 3.5 हो रहा है, तो एक्चुअल कितना होगा? तो एक्चुअली इट इज रिड्यूस्ड बाय 100 टाइम्स ऑब्वियसली. या फिर प्योरली हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो क्या आपने कहीं पे भी ये पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट? यस सर. यस सर. यस. Yes, sir. तो
इमेज थिकनेस अपॉन ऑब्जेक्ट थिकनेस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। तो ऑब्जेक्ट का थिकनेस क्या होगा कि जो 3.5। जो इमेज मिल रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर डिवाइड बाय मैग्निफिकेशन होगा। Yes, sir. तो रियल थिकनेस और रियल विड्थ ऑफ द हेयर इज इक्वल्स टू 3.5 डिवाइड बाय 100। तो 3.5 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है उसको इस चैप्टर के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। देखो, सर हाँ बोलो। एक बार आप ये वापस थोड़ा बताओगे, ये कुछ समझ में नहीं आया। अरे कौस्तव, मुझे ये बता कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से देखा हुआ है हाँ सर। और मुझे उसका माइक्रोस्कोप से देखने के बाद मुझे पता चला कि उसका जो विड्थ है वो सपोज के 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर अज्यूम करो। हाँ सर। और जो माइक्रोस्कोप है ना वो मुझे 100 टाइम मैग्नीफाइड करके दे रहा है। 100 टाइम माइक्रोस्कोप मुझे 100 टाइम मैग्नीफाई करके देता है और वो 100 टाइम मैग्नीफाइड होने के बाद वो 100 सेंटीमीटर मिलता है। तो वो एक्चुअली कितना होगा? तो एक्चुअली जो मतलब 100 टाइम्स है उससे डिवाइड करेंगे। नहीं, आप ऐसा मतलब सिंपल सोचो ना। चलो फिर से, माइक्रोस्कोप से मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, उसका विड्थ, उसका हाइट सोच लो, हाइट सोच लो। उसका हाइट मुझे अज्यूम करो कि मुझे उसका हाइट 1000 मीटर मिला। 1000 मीटर। हाँ सर। माइक्रोस्कोप जो है ना वो तो 100 टाइम बढ़ा के दे रहा है। 100 टाइम बढ़ा के दे रहा है तो उसका एक्चुअल साइज कितना होगा? तो 100 टाइम्स को रिड्यूस कर देंगे तो मिल बस वही, जाएगा। बस दैट्स इट, वही किया है। दैट्स इट, वही किया है। दैट्स इट। अच्छा। समझ में आया आपको? वही किया है और कुछ नहीं किया है। हाँ सर। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये जो 8th क्वेश्चन है वापस से उसके अंदर 8th क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज है। स्क्रू गोज की बात है, वर्नियर कैलिपर्स की बात है। तो ये वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गोज जो है वो लेबोरेटरी में जो वेरी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है ना लेबोरेटरी में, वो इसी के बेस पे है। तो आफ्टर दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन। तो मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो आपके लेबोरेटरी के बेस पे है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा, तो अभी उसको मुझे स्किप करना पड़ेगा। ओके, बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वापस से थोड़ा टिपिकल कोर्स, तो ध्यान रखना, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अ फोटोग्राफ ऑफ द हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 millimeter slide. The slide is projected on the screen and the area of the house on the screen is a 1.55 meter square. Then what is the linear magnification of the projector screen? देखो, पहले तो क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हैं। हमारे पास एक स्लाइड था, उसका थिकनेस जो है ना वो 35 मिलीमीटर है। एक स्लाइड है, उसका थिकनेस 35 मिलीमीटर। उसका कोई मतलब ही नहीं है। स्लाइड का थिकनेस का कोई मायने नहीं रखता है। मैं बताऊं आपको मैं क्या बोल रहा हूं।
ये रहा हमारे पास एक स्लाइड है, उसका थिकनेस दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, उसका कुछ मायने नहीं रखता है। और उसके अंदर, ये स्लाइड के अंदर एक पेंटिंग है, और वो पेंटिंग मतलब ये स्लाइड के अंदर फोटोग्राफ है, हाउस का फोटोग्राफ है। आपने कभी ओवरहेड प्रोजेक्टर देखा हुआ है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP? क्या कभी आपने ओवरहेड प्रोजेक्टर देखा हुआ है? नो सर। कोई बात नहीं, चलो जाने दो। यस सर। हाँ, देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। ये जो है ना वो स्लाइड है, और इसके अंदर एक फोटोग्राफ है। अब ये फोटोग्राफ है ना, उसके डायमेंशन हमको दिए हुए हैं। ये फोटोग्राफ जो है उसका जो एरिया है ना, वो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये स्लाइड का जो दिया हुआ डायमेंशन उसका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमको किसको जूम करना होता है? हमको ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा स्लाइड को जूम करना होता है या उसके फोटोग्राफ को? फोटो। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअल एरिया है ना, एक्चुअल एरिया, फोटोग्राफ का जो एक्चुअल एरिया है वो कितना है? 1.75। हाँ, वो एक्चुअल एरिया है ना ऑब्जेक्ट का, वो 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक्चुअल एरिया जो है वो दिया हुआ है हमको 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, और वो जूम होके कितना हो रहा है? वो स्क्रीन पे जूम होके कितना हो रहा है? 1.5। हाँ, वो जूम होने के बाद मतलब वो इमेज हो गया। तो इमेज का एरिया मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जूम होने के बाद? 1.75 55 meters. मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर। चलो, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल एरिया दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे इमेज का एरिया दिया हुआ है जूम होने के बाद। तो अब मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मतलब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन मिलेगा उसमें एरिया का मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा इट इज अ एरियल मैग्निफिकेशन। इसको मुझे बोलना पड़ेगा एरियल मैग्निफिकेशन। मतलब एरिया लार्ज साइज का दिखाई देगा ना? वो आप कभी मूवी देखने गए हो? मूवी देखा? हाँ सर। तो मूवी में क्या होता है? वो आपको जो स्क्रीन होता है वहां पे आपको पिक्चर दिखाई देता है ना, वैसे आपको पता है वो मूवी में पीछे की साइड वो स्लाइड होता है, और वहां से उसका जूम होके वो स्क्रीन के ऊपर पड़ता है। हाँ सर। वो कभी आपने आपके हमारे घर में टीवी होता है, राइट? तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे कोई स्क्रीन के अंदर कोई टीवी नहीं होता है। वो मूवी में कैसा प्रिंसिपल होता है पता है आपको? पीछे की साइड आप जब जहाँ पे बैठो तो आप कभी कभी खड़े होकर पीछे की साइड देख लेना, तो वहां से एक पूरा मतलब स्लाइड का प्रोजेक्शन होता है, वहां पे प्रोजेक्शन होता है एक्चुअली। मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ समझ? सर। हाँ सर, वो लाइट के रेस पे गिरते हैं। हाँ, तो वही यहाँ पे है, वही वही चीज यहाँ पे है कि फोटोग्राफ छोटा है बट स्क्रीन पे उसको मैग्नीफाइड करके देखते हैं हम। इज इट क्लियर? यस सर। वो प्रोजेक्शन ही किया हुआ है, देखो ये रहा ना, प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन ये लिखा हुआ है, देखो। तो वो मूवी जैसा ही हुआ। तो वो प्रोजेक्शन होने के बाद वो बड़ा हो जाएगा, मतलब मैग्नीफाइड हो जाएगा, उसको मैग्निफिकेशन मिलेगा। बट इस ये जो मैग्निफिकेशन है उसको क्या बोलेंगे हम? ये जो मैग्निफिकेशन है उसका एरियल मैग्निफिकेशन, बिकॉज एरिया बड़ा होता है, तो इट इज अ एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, तो इसको अगर एरियल मैग्निफिकेशन को मैं MA बोलता हूं तो क्या हो जाएगा? इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको? Yes, sir. तो इमेज एरिया कितना है फ्रेंड्स? 1.55 है। ऑब्जेक्ट एरिया कितना है फ्रेंड्स? 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ करना पड़ेगा। वो 10 1.75. 1.75
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 क्यों किया? बिकॉज वो सेंटीमीटर, कन्वर्जन। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। सेंटीमीटर क्यूब तो 10⁻⁶ मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो 1.75 10⁻⁴ हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.8857 10⁻⁴। तो फ्रेंड्स ये तो मुझे क्या मिला? एरियल मैग्निफिकेशन मिला। अब मुझे फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स? मुझे तो लीनियर Linear. मैग्निफिकेशन। linear magnification. तो फ्रेंड्स एरिया एंड लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है? एरिया लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है? एल स्क्वायर। हाँ, तो देखो, आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो आपको एल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रूट। बस, तो बात खत्म, बात खत्म। तो अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो सर, क्या करना? रूट। हाँ, रूट, एरियल मैग्निफिकेशन का रूट कर दो तो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। सर ये तो कैलकुलेटर के अलावा नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा, डोंट वरी, बट आपको एग्जाम के अंदर ऐसे वैल्यूज लाएंगे कि हो जाएगा आपके द्वारा। ओके, ओके। अभी खाली मेथड आप देख लो। तो ये समझ में आया पूरा चीज? क्वेश्चन समझ में आया पूरा? हाँ सर। ओके, तो पहले मैंने इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया के द्वारा एरियल मैग्निफिकेशन फाइंड किया और उसका रूट निकाला तो मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन मिल गया। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यहाँ पे जो स्लाइड का थिकनेस दिया हुआ है उसका कोई काम नहीं है, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 35 मिलीमीटर स्लाइड जो है उसका कुछ काम नहीं है। ओके, Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, अभी लास्ट में अभी कौन आया? अभी थोड़ी देर पहले कौन आया लास्ट में? कौन लेट आया? सर मैं कौन? मैं कौन? हर्षिल। हर्षिल क्यों इतना लेट आए? टाइमिंग्स पता नहीं। टाइमिंग पता नहीं था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर। डायमेंशनल के लेक्चर कब होते हैं सर? क्या बोल रहे हो? वो डायमेंशन के लेक्चर आप लेते हो ना अभी, तो वो टाइमिंग क्या है उसका सर? वो, हाँ सर। अरे उसका तो खत्म हो गया, डायमेंशन का खत्म। अभी हाँ ठीक है सर। डायमेंशन का खत्म हो गया और मैं अभी उसको उन लोगों को करवा रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ स्टार्ट करना बाकी है अभी। हाँ तो सर उसका जब हो तो आप मैसेज कर देना ना पहले। हाँ, ओके ओके ओके। चलो अभी ये 10th क्वेश्चन करवा दिया कि बाकी है? सर हो गया। 10th हो गया होगा, 11th भी कंप्लीट हो गया होगा, 12th भी हो गया होगा एंड 13 भी कंप्लीट कर दिया होगा मैंने, 14 भी कर दिया है। तो 10th 11 12 13 14 14 इज बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस, वो बहुत पहले करवा दिया है, बहुत पहले तो Yes, sir. तक करवा दिया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 15 को देखो क्या लिखा है, वो देखो। A famous relation in a physics relates a moving mass m to the rest mass m0 of a particle in the terms of the speed v and the speed of the speed of the light c. This relation first arose as a
a consequence of the special relativity theory of relativity of the Einstein. A boy recalls the relation almost correctly, but he forgets where to put the constant c. constant c को वो भूल गया कि कहाँ पे रखना है। तो अब आपको सोच के बताना है कि कहाँ पे ये सी होना चाहिए। तो अब मैं इसको, ये जो क्वेश्चन जो पूछा है उसको मैं सिंपल कर दूं। तो एक इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। मुझे कहीं पे वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट कहीं ना कहीं पे तो मुझे रखना है। तो वो मुझे कहाँ पे इक्वेशन में रखना पड़ेगा? चलो सोच के बताओ, मुझे ये सी को कहाँ पे रखना पड़ेगा? बस ऐसा क्वेश्चन है। A boy recalls the equation almost correctly, but he forget to put the c, constant c, where c is the velocity of light. तो उसको कहाँ पे रखना है, वो उसका पोजीशन आपको फाइंड करना है। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये इक्वेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे है कोई माइका लाल? कोई बताए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? सर बोलो बोलो बोलो। सर डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वायर है। हेलो सर। कौन बोला कौन बोला? हेत हेत, आपने एकदम बढ़िया बोले, आप एकदम करेक्ट पकड़ा कि ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वायर है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 1 जो होता है वो तो कैसा होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनल लेस होता है। और यहाँ पे वेलोसिटी देखो तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशनलेस। तो दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं पाएगा ना। जो उसके जो डायमेंशन अगर अलग अलग है तो उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। यूनिट सेम नहीं होगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ही है। चलो ये तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ डिनोमिनेटर में ही कुछ गड़बड़ है, डिनोमिनेटर में ही कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर। तो अब डिनोमिनेटर में मुझे कहीं पे सी प्लेस करना है, या सी, मैं सी स्क्वायर भी प्लेस कर सकता हूँ, कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ, मतलब सी के पे मुझे कुछ प्लेस करना है। तो अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए, डिनोमिनेटर को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सर हाँ बोलो। सर वेलोसिटी ऑफ स्पीड है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर सकते हैं ना, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। बस खत्म, बात खत्म। हाँ सर, तो सर इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर तो इज इक्वल एक, हाँ बस, तो आप तो आइंस्टाइन हो गए अभी। अगर ऐसा करेंगे तो काम खत्म, देखो हो जाएगा काम। देखो अब वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर भी डायमेंशन लेस हो गया और 1 भी डायमेंशनल लेस है, तो अब बात खत्म। देखो सर, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे, इतने हार्ड लैंग्वेज में आएंगे? अरे ये हार्ड बार्ड कुछ भी नहीं है। ये खाली उन लोगों ने पहले हिस्ट्री बताया है कि एक बच्चा था, आइंस्टाइन ने एक थियरी लिखी रिलेटिविटी की, उसके द्वारा एक इक्वेशन मिलता है, और एक बच्चे ने वो इक्वेशन लिखने का ट्राई किया तो वो सी रखना भूल गया। तो वो बच्चे को आप हेल्प कर दो, सी कहाँ पे होना चाहिए वो उसको बता दो, बस खत्म बात। तो उसमें हार्ड लैंग्वेज कहाँ पे है? स्टोरी लिखा हुआ है, स्टोरी है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो लास्ट में ही, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है लास्ट में। हाँ सर। सिर्फ स्टोरी और उसका मोरल हमें तो ढूंढना है बस। तो अब एक बच्चे ने और बताया था कि सर हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। एक बच्चे ने मुझे ये भी बताया कि सर इसको अगर हम ऐसा लिखने तो मैं क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? तो ये भी देखो डिनोमिनेटर अब भी प्रॉब्लमेटिक, डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं कर सकते। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं कर सकते? ये ही डायमेंशनली इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा इसमें? डायमेंशनलेस नहीं रहेगा। हाँ तो बोले ना रहे, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों के डायमेंशन तो सेम ही हो गए ना, सी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर के डायमेंशन तो सेम करना था ना दोनों टर्म का। इक्वेशन खराब हो जाएगा।
नहीं सर डायमेंशन लेस होगा ना, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कट होगा मे बी। अरे भाई, अरे आप भूल गए सर तो से सर 50 सेकंड माइनस 30 सेकंड क्या जीरो हो जाता है क्या? वो सेकंड ही। ओके सेकंड ही रहता है। सर बोलो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये गलत है ये सही है, इसमें गलत क्या है मुझे ये बताओ। ये सर वो पूरा होल इंटू हाफ है, इसीलिए सर दोनों में सी रेस टू 0 और वी रेस टू 0 हो जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो आप? अरे भगवान, क्या बोल रहे हो आप? हाँ सर। बोलो। अरे नहीं सर, नहीं कुछ। ओके, देखो मुझे ये बताओ कि थर्ड जो इक्वेशन है उसमें क्या बुराई है? उसमें बुराई ये है, मेरी बात सुनना अभी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम थर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन को सोचेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। देखो मैं बताऊं, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे मास आ गया, यहाँ पे भी मास आ गया, तो फिर ये नीचे का टर्म्स डेफिनेटली कैसा होना चाहिए? मास आ गया, मास आ गया, तो नीचे क्या होना चाहिए कंपल्सरीली? डायमेंशन लेस। डायमेंशनल लेस ही लेना, डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। ये जो टर्म है वो डायमेंशनल लेस नहीं है, इट इज नॉट अ डायमेंशनल लेस। कुछ यूनिट मिलेगा आपको, ये डायमेंशन लेस नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ये जब टर्म जो है वो डायमेंशनल लेस है तो ये पॉसिबल होगा। पर सर सी स्क्वायर और वी स्क्वायर कट ही हो जाएंगे तो फिर डायमेंशन लेस ही हो जाएगा, जीरो। अरे कितनी बार समझाऊं मैं, कितनी बार समझाऊं यार, ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कट नहीं होगा। इसका यूनिट होगा सिर्फ 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। का वैल्यू सपोज के 30 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका उसका आंसर आएगा 20 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा। तो उसका वो मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद उसका यूनिट तो वही का वही रहता है, वो कट नहीं होता है। यूनिट की बात है, डायमेंशन मतलब यूनिट होता है। सर डिवाइड में कट हो जाता है ना। हाँ डिवाइड में कट हो जाता है, तो इसीलिए तो डिवाइड किया, इसीलिए तो ये करेक्ट है। अब समझ में आ गया सर। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये जो c है वो मीटर पर सेकंड में है, तो c स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, v स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा, वो गलत हो जाएगा। बिकॉज उन दैट एंड दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा, तो यही बराबर है। सर वन ना लिखे तो चलेगा? क्या? अरे इक्वेशन तो इक्वेशन है ना, हमको कुछ हटाना नहीं है, हमको खाली सी डालना था। वो कहीं पे सी लिखना भूल गया था बच्चा, बाकी उसने इक्वेशन तो बराबर ही लिखा था, बट वो कहीं पे सी लिखना भूल गया था, मतलब सी डालना था। कुछ इक्वेशन में कुछ हटाना नहीं है हमको। ओके यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ कि उसको थ्योरी, चैप्टर के थ्योरी के साथ बहुत लेना देना नहीं है, आपके माइंड के साथ उसको लेना देना है। आपको सोचना है, यहाँ पे चैप्टर के थ्योरी के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। 16, द यूनिट ऑफ लेंथ convenient on the atomic scale is known as a angstrom, and 1 angstrom is equals to 10 raised to minus 10 meter. The size of the hydrogen atom is a 0.5 angstrom.
मतलब हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया हुआ है, साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम का मतलब उसका रेडियस हमको दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन द मीटर क्यूब ऑफ अ हाइड्रोजन एटम? अच्छा, मोल वॉल्यूम फाइंड करना है, इसमें क्या है? ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। चलो, मुझे 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम फाइंड करना है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया हुआ है और 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? हाँ तो सर वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ अच्छा, एक एटम। मिनट, आप जो बोले वो एकदम करेक्ट है, बट उसको थोड़ा और करेक्ट करो। फिर बोलो, आप क्या बोले, फिर से बोलो। वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रोस नहीं, नंबर। वॉल्यूम नहीं। सर एमस्ट्रॉन्ग को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वो सब हाँ, जाने दो, वो सब जाने दो। वो जो बोल रहा है उसको सुनो, वो जो बोल रहा है उसको सुनो, फिर से बोलो। मतलब मैं ऐसा बोला कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बस, अब ये जो बोला ना बंदा, वो एकदम परफेक्ट बोला, एकदम परफेक्ट बोला कि अगर मुझे 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो कोई बात नहीं, एक एटम का वॉल्यूम फाइंड कर दो और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल गिव यू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल सब्सटेंस। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। क्या ये समझ में आया? कौन बोला ये? पर्व। वेरी गुड। तो देखो, मैंने बताया ना कि ये देखो, ये क्वेश्चन को चैप्टर के थ्योरी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो खाली आपके माइंड। इसमें तो केमिस्ट्री है हाँ, और मैथ्स है। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं इन लोगों ने एक्सरसाइज में कि जिसमें आपको लॉजिक लगाना है, चैप्टर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमको पहले तो एक एटम का वॉल्यूम फाइंड कर देंगे सर। पहले। हाँ बोलो। सर इसमें साइज बोला है, हाइड्रोजन एटम का साइज 0.5 एंगस्ट्रॉम है, रेडियस तो बोला ही नहीं है, ओके, पूरे का साइज बोला है। उसको साइज को हटा के रेडियस लिख दो। ओके, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, पहले एक ही एटम का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसको मैं बोलूंगा V1। चलो, तो क्या लिखना चाहिए? एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्फीयर, एटम एक स्फीयर के जैसा होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, वो तो चीज बराबर है कि आपको एंगस्ट्रॉम में करना होता है मीटर में, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि 0.5 इंटू 10⁻⁻10। तो वो तो आप कर पाओगे, और इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। अब क्या करोगे आप? उसका क्यूब करेंगे 4/3। हाँ, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, अब मुझे 1 मोल का फाइंड करना है, तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो अब तो कैलकुलेशन है, अब तो ये कर पाओगे ना आप, ये तो सारा कैलकुलेशन है अभी। यस सर। तो ये आर का वैल्यू प्लेस करो, कैलकुलेटर को यूज करो। अभी जो सीबीएसई के बच्चे हैं, तो अभी आप कैलकुलेटर का यूज करो। अभी एग्जाम में वैसे यूज नहीं हो पाएगा, बट अभी करो। आपको आपके स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको हार्डकोर कैलकुलेशन की जरूरत हो। ओके, बट अभी आप करो यूज उसका होमवर्क करते टाइम। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये मिल जाएगा 1 मोल का एटॉमिक वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। और Yes, sir. दोस्तों की बात सही है, यहाँ पे उसका लिखना गलत है। ये साइज दिया हुआ है, बट साइज के बदले उन लोगों ने क्या देना चाहिए वहां पे? रेडियस। रेडियस लिखना चाहिए। ओके, यस सर। तो वही किया। देखो, पहले है ना, एक एटम का वॉल्यूम फाइंड किया है और उसको एवोगैड्रो नंबर से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, इज इट ओके?
यस सर। यस सर। चलो अब ये जो 17th क्वेश्चन है ना वो उसके कॉन्सिक्वेंस में ही है। अभी जो हमने 16 क्वेश्चन पढ़े उसके कॉन्सिक्वेंस में ही है। अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने क्या किया, थोड़ी देर पहले अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, कोई मुझे बताएगा क्या किया हमने? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का वॉल्यूम किया, फाइंड किया। मतलब वो वॉल्यूम, वो अभी जो हमने फाइंड किया वो वॉल्यूम कब मिलेगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नहीं नहीं नंबर। वो तो बराबर, मैथमेटिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो हमने जो वॉल्यूम फाइंड किया ना वो कब मिलेगा पता है आपको? वो सारे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे ना तब मिलेगा। हाँ सर। सारे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो सारे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो ये मिला मुझे वो एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ अ वन। बट क्या वाकई में ऐसा होता है? वाकई में हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का जो मोलेक्यूल होता है वो क्या वाकई में वो सारे उसके एटम एक साथ होते हैं क्या? हाइड्रोजन नहीं, गैस। ऐसे नो सर, नो सर। और आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम कितना होता है? तो वो जिस कंटेनर के अंदर जाता है वो गैस का कोई वॉल्यूम जो होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम हो जाता है। वो तो पता है ना आपको? हाँ, एसटीपी पे 22 पॉइंट। हाँ वो परफेक्ट। एसटीपी अगर करते हैं एसटीपी तो वो 22 होता है। बट वो 22.4 किसका वॉल्यूम है? किसका वॉल्यूम मुझे बताओ, वो किसका वॉल्यूम है 22.4? 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का है। और ये अभी जो मैंने फाइंड किया वो किसका है? ये 1 मोल, एटम्स। इसको बोलेंगे हम 1 मोल एटॉमिक वॉल्यूम। और ये जो 22.4 जो होता है वो जो होता है वो 22.4 लीटर, दैट इज अ वॉल्यूम वॉल्यूम गैस एसटीपी। हाँ दैट इज अ 1 मोल गैस वॉल्यूम। तो ये फ्रेंड्स दोनों अलग है, वो समझ में आ गया आपको? एटॉमिक वॉल्यूम एंड 1 मोल गैस वॉल्यूम दोनों अलग अलग है। ये एटॉमिक वॉल्यूम मतलब सारे एटम्स कंबाइन करके हम सोचते हैं तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम मिलता है वो एटॉमिक वॉल्यूम है। और गैस फॉर्म में अगर होता है तो वो गैस वॉल्यूम होगा। तो ये दोनों अलग चीज है, ये समझ में आया आपको पहले तो? हाँ सर। तो अभी जो 16 क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था वो मुझे जो मिला था वो एटॉमिक 1 मोल एटॉमिक वॉल्यूम था। मतलब सारे एटम एक साथ कंबाइंड हो गए हैं 1 मोल जितने एटम्स, तो उसका वॉल्यूम जो था वो अभी हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पे गैस वॉल्यूम की बात है तो अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 अब हम डिस्कस करते हैं। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो ये है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम? देखो हम दोनों का रेशियो फाइंड, इसको मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, इसको मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, और ये जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम है। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स? दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो वापस से वो चीज कर देंगे कि पहले 1 मोल, देखो ये लिखा मोलर वॉल्यूम तो 22.4 लीटर है ही, मोलर वॉल्यूम तो 2.4 लीटर। मतलब आपको ये पता है ना कि 1000 लीटर जब कंबाइन होता है तो 1 मीटर क्यूब होता है। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। तो फिर 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर क्यूब? 1/1000। 10⁻³ तो ये रिलेशन अगर आपको पता नहीं है तो लिख देना, ये रिलेशन लिख देना। इज दैट क्लियर? मतलब वो मोलर वॉल्यूम तो मिल गया। अब इतना जो क्वेश्चन है ना, इतना जो पार्ट है वो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 16 में किया था ना वही है। देखो ये इतना जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 16 में जो किया था वही का वही है।
ये क्वेश्चन नंबर 16 वापस से पूरा रिपीट हुआ. इज इट ओके? अच्छा, यहाँ पे यस सर. और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे साइज का मतलब डायमीटर करना है. टेक द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन. यहाँ पे ये बेकार है, जब ये टेक्स्ट बुक बेकार है. क्वेश्चन नंबर 16 में साइज का हमको रेडियस लेके करेंगे तो ही आंसर आएगा. और यहाँ पे साइज जो दिया वो 1 एंगस्ट्रॉम है, तो उसको अभी डायमीटर कंसीडर करना है, तो रेडियस 0.5 होगा. तो क्वेश्चन नंबर 16 में साइज निकाल के वहां पे रेडियस कर दो, और क्वेश्चन नंबर 17 में साइज को निकाल के डायमीटर कर दो, तो ये प्रॉब्लम खत्म. ओके. यस सर. डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम, यस सर. रेडियस हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा. तो ये जो कैलकुलेशन, इतना जो कैलकुलेशन है वो रिपीट हुआ, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 16 का हुआ. अब दोनों का रेशियो फाइंड करना है. तो मोलर वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम, तो वो मिला मुझे 10⁴ मिला. रेशियो तो फाइंड कर सकते हो ना आप, दोनों फाइंड करके. यस सर. तो बहुत बड़ा मिला, ये रेशियो बहुत बड़ा मिला, मतलब 10,000 मिला. तो कोई मुझे बताएगा इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? कि जो रेशियो है वो मतलब हाइड्रोजन जब एक साथ होंगे और जब हाइड्रोजन के एटम्स अलग अलग होंगे उनका रेशियो काफी बड़ा होता है. हाँ, तो मोलर वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो 10⁴, मतलब 10,000 मिला. तो दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. कैन आई से इट इज अ वेरी वेरी लार्ज? तो मतलब क्या हुआ Yes, sir. कि मोलर वॉल्यूम जो है वो 1 मोल एटॉमिक वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है. तो होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए. क्यों होना चाहिए? बिकॉज गैस एटम्स को आप कंबाइन कर दो साथ साथ में, तो उसका वॉल्यूम तो बहुत ही कम रहेगा. और उसको वो मोलिक्यूल जब कंबाइन नहीं होते हैं, जो गैस फॉर्म में होते हैं, तो वो तो बहुत दूर दूर होते हैं. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो गैस फॉर्म में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है. तो दिस रेशियो इज वेरी लार्ज बिकॉज the interatomic separation in the gas is a very large, that sheet, as compared to the size of the hydrogen molecule. तो मतलब जब ये हाइड्रोजन एटम्स गैस फॉर्म में होते हैं, तो उन दोनों वो एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है. तो इसी वजह से गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलता है हमको विद रिस्पेक्ट टू द इट्स एटॉमिक वॉल्यूम. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको, ये न्यूमेरिकल? हाँ. तो यस. यस सर. ये न्यूमेरिकल के द्वारा ये जो टेक्स्ट बुक जिसने लिखा है उन लोगों का आपको क्या समझाने का टारगेट है? ये समझाने का टारगेट है कि भाई जब ये कोई एटम गैस फॉर्म में होता है तो वहां पे इंटर एटमिक डिस्टेंसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है गैस फॉर्म में. उन लोगों का एक्सप्लेन इन लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का रीजन है कि आपको ऐसा पता चले कि गैस के अंदर एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं. वो उसका मतलब तात्पर्य है यहाँ पे. सर मोलर वॉल्यूम मतलब ये. गैस वॉल्यूम, गैस वॉल्यूम. हाँ. अच्छा. मोलर वॉल्यूम वही गैस वॉल्यूम है, वही गैस लिखा ना, ये लिखा देखो, 1 मोल गैस वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम. इज दैट क्लियर? यस सर. चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में होमवर्क में दे रहा हूं आपको. क्वेश्चन नंबर 18 वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं. पैरेलैक्स वही है, वो दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमारे साथ चलता है. दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ में चलता है, और नजदीक का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूर जाता है जब हम मूव करते हैं. तो उसको समझाना कहा है. तो ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ना, मतलब आपको समझ में आ जाएगा. 18th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इन द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 18 मैं होमवर्क में दे रहा हूं. नाइनटीन 20 अभी बाद में करेंगे.
तो अभी मैं है ना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 21 होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, 19 एंड 20 अभी मैंने स्किप किया। 19 एंड 20 को मैंने अभी स्किप किया है। 21 को मैंने होमवर्क में दिया एंड 18 को होमवर्क में दिया, वो आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 22 आ गया? Am I audible to you, friends? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है? No, sir. नहीं आ रहा है? ओके, क्या अभी आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है आपको? नो सर। No, sir. नहीं आ रहा है? नो सर। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए हो वापस से वॉइस। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, अभी नेट का इश्यू चल रहा है। ओके, अब देखो तो आपके मोबाइल में आ रहा है अभी वो नोट्स? नो सर। नहीं आ रहा है? सब ब्लैक ही है। तो मेरा बोल रहा है आवाज, उसका नाम आ रहा है। मेरा आवाज लेग हो रहा है? हाँ। ओके, दिख ही रहा है। स्क्रीन की हाँ सर, ब्लैक हो गया है स्क्रीन। आपका वीडियो भी बंद लग रहा है। वीडियो भी ब्लर हो रहा है। ओके, Yes. अभी क्या हो रहा है आपके मोबाइल में? क्या आ रहा है? अब आ गया, सब आ गया। 22 आ गया, आ गया ना? ओके, वेरी गुड, फाइन। ओके, क्या अभी आपके मोबाइल में ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So we are discussing the question number 22. Just as a precise measurement are necessary in the science, it is equally important to able to make a rough estimation as well. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा बोला हुआ है कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे जगह पे प्रैक्टिकली बहुत सारी जगह पे आपको प्रिसाइज एस्टिमेशन करना होता है। वो रशिया में चेर्नोबिल था, उसका कुछ पता है आपको? वहां पे एक चेर्नोबिल डिजास्टर के हाँ, डिजास्टर हुआ था, ये पता है आपको? यस सर। न्यूक्लियर प्लांट में डिजास्टर हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, पता है आपको? यस सर। तो उसमें क्या था कि एक्चुअली जो कंट्रोलिंग रोड होते हैं प्लांट के अंदर, जो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और जो उसका चेन रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, तो वो क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रही।
हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी आपकी आपको? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं आ रही। सर आवाज प्रॉपर नहीं है। हाँ वो अभी अभी लैग हो रही आवाज लैग हो। अभी आ रही है वायलिन बज रहा है। अभी आ रही है? यस सर, यस 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 सर। तो चेर्नोबिल के अंदर क्या हुआ था कि वो जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके अंदर कंट्रोल्ड रोड्स डालने होते हैं। वो क्या करते हैं कि चेन रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, मतलब प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। तो वो कंट्रोल रोड्स कुछ फ्यू माइक्रोसेकंड लेट गए, मतलब वो कंट्रोल रोड्स जिस टाइम पे अंदर जाना चाहिए था और प्रोसेस को स्लो करना चाहिए था, उसके बदले उसका थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा मतलब कितना पता है आपको? फ्यू माइक्रोसेकंड्स। तो फ्यू माइक्रोसेकंड्स के टाइम लेट हुआ तो उसमें तो ब्लास्ट हो गया। तो मैं ऐसा बताने की ट्राई कर रहा हूं कि बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे प्रिसाइजनेस एंड एक्यूरेसी बहुत ही नेसेसरी होती है, अदरवाइज वी हैव टू सफर अ डेंजरस रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भाई जैसे बहुत सारी जगह पे प्रिसाइजनेस एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से हमको फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी भी है कि जहां पे रफली एस्टिमेशन करना भी जरूरी है। रफ एस्टिमेशन करना भी जरूरी है। तो क्या बोला है कि भाई जस्ट एज अ प्रिसाइज मेजरमेंट आर नेसेसरी इन द साइंस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक अ रफ एस्टिमेशन ऑफ अ क्वांटिटी यूजिंग अ रूडिमेंटरी आइडियाज। मतलब हमारे आइडियाज के द्वारा कुछ रफ एस्टिमेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑफ द वेज by which you can estimate the following quantities। तो हमें यहाँ पे रूडिमेंटल आइडिया लगा के, मतलब हमारे कुछ जुगाड़ करके, ऐसा बोल सकते कुछ जुगाड़ करके हमको यहाँ पे जो दिए गए हैं उसका एस्टिमेशन करना है। जैसे पहला जो है वो द टोटल मास ऑफ द रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर द इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। चलो मुझे यहाँ पे क्लाउड का मास फाइंड करना है पूरे इंडिया के ऊपर। जो क्लाउड है उसका मास फाइंड करना है। तो सोचो आप क्या करोगे? क्लाउड को पकड़ के उसका मास तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो क्या? और रेनफॉल गिरेगा उसका मास। अच्छा चलो आपका बात सही है कि भाई रेनफॉल जो होगा उसका मास फाइंड कर दे तो दैट विल बी द मास ऑफ क्लाउड। सही बात है। तो अब मुझे ये बता दो कि रेनफॉल का मास कैसे आप मेजर करोगे? इंच। तो आप इंफॉर्मेशन निकालोगे कि भाई पूरे ईयर में कितना रेनफॉल होता है। हाँ सर। तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे ऐसे करोगे कि भाई पूरे जो इंडिया में एवरेज रेनफॉल जो होता है उसका जो हाइट होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब सोचते हैं कि भाई ये जो मॉनसून है तो वहां आप एक बीकर, आपके टेरेस पे एक बीकर लगा दो, उसका हाइट ज्यादा होना चाहिए और उसका विड्थ भी ज्यादा उसका एरिया भी ज्यादा होना चाहिए। और पूरे ईयर उसको 1 साल तक रखो और ऐसा सोच लो कि इवापोराइजेशन नहीं हो रहा है। 1 साल के बाद उसको देखोगे ना तो उसमें कितना रेनफॉल हो गया होगा? 100 सेंटीमीटर जितना फॉल होता है एवरेजली 1 साल में। तो अब हम क्या करेंगे? सोचो, मुझे टोटल रेन का मास फाइंड करना है। तो मुझे ये पता चला कि जो रेनफॉल हो रहा है उसका हाइट जो है ना वो 100 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे? इंडिया का एरिया नेट में से सर्च मार देंगे तो पता चलेगा कि भाई इंडिया का जो टोटल एरिया है ना, इंडिया का जो एरिया है वो कुछ 3.3 मेगा किलोमीटर्स, मेगा का मतलब 10⁶। तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.3 मेगा किलोमीटर स्क्वायर है। तो पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? Am I audible to you friends? यस सर। यस सर। तो इंडिया का एरिया मुझे नेट में से या कुछ अच्छे मैप में से मिल जाएगा। मैप या नेट में से मुझे इंडिया का एरिया मिल जाएगा।
जो रेन है उसका हाइट जनरली 100 सेंटीमीटर होता है, वो इंफॉर्मेशन भी आपको नेट पे से मिल जाएगा। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मैं वाटर का डेंसिटी, वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास। तो मतलब वो रेन का मुझे मास मिल गया। इट इज नॉट जस्ट मास ऑफ द रेन, इट इज ऑल्सो द मास ऑफ द क्लाउड एज वेल। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब दूसरा। एग्जाम में पूछे तो कैसे सॉल्व? नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए नहीं है, ये आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, क्या आप कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं, वो रूडिमेंटल आइडिया, एक जुगाड़, क्या आप ये जुगाड़ कर सकते हो? थिंक द वे बाय व्हिच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय द रूडिमेंटल आइडियाज। मतलब ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, आप कैसा सोचते हो, क्या सोच पा रहे हो कुछ, इसके लिए है ये क्वेश्चन। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आते? नहीं नहीं, ये इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें खाली हम टाइम पास ही करेंगे ऐसे। ये सारे क्वेश्चन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, ये टाइम पास क्वेश्चन है, बट है तो लेना पड़ेगा। चलो अब मुझे ये बताओ कि वी वांट टू फाइंड द मास ऑफ द एलिफेंट। चलो, है कोई माइका लाल जो कुछ जुगाड़ करके एलिफेंट का मास फाइंड कर देगा? मुझे एलिफेंट का मास फाइंड करना है। कोई बताएगा? सोचो, किसी को कोई आइडिया आ रहा है तो सोचो। सर कुछ अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा। वो तो एस्टिमेशन तो ऐसे ही करना है, वो तो दिया गया है, वो तो क्वेश्चन में भी दिया है कि आपको कुछ एस्टिमेट अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, बट कुछ जुगाड़ करना है। तो मैं बताऊं जुगाड़ क्या है? चलो मैं बताऊं आपको जुगाड़ क्या है। आप क्या करोगे कि जो एलिफेंट है ना, उसको आप एक राफ्ट में बिठा दोगे। राफ्ट पता है मुझे? राफ्ट, ये सर वो लकड़े का होता है। हाँ, लकड़े का जो होता है ना, लकड़े का बनाते हैं वो। आपने देखा कभी वो डिस्कवरी में वो प्रोग्राम आता है? ये सर वो तो ये राफ्ट है। क्या करोगे कि ये राफ्ट के अंदर मतलब पानी अंदर आ सके नहीं, ऐसा है, तो क्या करोगे, तो मतलब ये इसको एलिफेंट को इसके ऊपर डाल दोगे और उसको पानी में ले जाओगे, तो क्या होगा सोचो? तो डूब जाएगा ना सर, इतना वेट। नहीं, राफ्ट बड़ा है वैसे, तो क्या होगा? अब ऐसा सोच लो कि आप कोई मतलब जैसे ही आप एलिफेंट को राफ्ट में ले जाओगे और पानी के अंदर डालोगे तो कुछ पानी जो है वो बाहर निकला है। सर जितना पानी में डूब रहा है उतना। हाँ, तो कुछ पानी वहां से बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये शायद पता होगा कि आर्किमिडीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपरली सर। आवाज सर आवाज। हाँ, अभी आ रही है? अभी आ रही है? यस सर, यस सर। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डुबाते हो तो वो उसी फोर्स जो वेट, हाँ, जो पानी जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट एंड ऑब्जेक्ट का वेट सेम हो जाता है। इज इट नोन टू यू? कहीं पे पढ़ा? यस सर, नाइन सर पढ़ा है सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज। तो यही बात है कि जो पानी बाहर आएगा, जो पानी हम जब राफ्ट के अंदर एलिफेंट को ले जाएंगे पानी में, तो जो वहां से बाहर निकल आएगा उसका वेट मेजर कर दो तो वही वेट हो जाएगा एलिफेंट का, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो मैंने क्या जुगाड़ किया पता चला आपको? यस सर। तो ऐसे 2-3 और क्वेश्चन है। ले जाएंगे वो ऐसे ही नहीं डूब जाएगा? नहीं वो, अरे भाई देखो, हम कभी भी स्टीमर में नहीं जाते हैं क्या? बड़े बड़े जाते हैं। तो वो राफ्ट का साइज बहुत बड़ा है, ऐसा सोच लो। स्टीमर का साइज अगर बड़ा है तो डूब नहीं जाते हम लोग। आपको पता है स्टीमर में कभी कभी तो 10-12 माले, मतलब वो पूरा अगर बड़ा शिप होता है तो उसके अंदर 10 या 15 तो फ्लोर होते हैं। हाँ यस सर, स्विमिंग पूल सब होता है सर।
स्विमिंग पूल भी होता है, तो कभी आप अभी जाता हो तो कभी सिंगापुर गए हो तो देखना वहां पे वो क्या बोलते हैं उसको, क्रूज बोलते हैं उसको। तो क्रूज में कोई गया है क्रूज में कोई? नहीं सर, वो तारक मेहता का मैं देखा था। अच्छा, तारक मेहता में देख लिया है, अच्छा गुड। हाँ सर, तक मैं तो मैंने ओके तो डूब नहीं जाएगा, मैंने ऐसे इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि वो डूबेगा नहीं। ओके अभी तीसरा ऐसा है कि विंड स्पीड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। देखो इसको जुगाड़ करना है। चलो अब विंड स्पीड मुझे मेजर करना है, क्या करूंगा मैं? ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, आपके जस्ट माइंड लगाने के लिए है, सोचने के लिए है। तो मुझे विंड स्पीड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन सर, वैसे। परफेक्ट। तो इसके लिए क्या करोगे आप? जितने डिस्टेंस इफेक्टिव होता है, मतलब जितने डिस्टेंस तक विंड ट्रैवल करती है। नहीं, और मैं आपको बताऊं क्या करना है। आपको एक हैंड कर्चीफ लेना है और कुछ डिस्टेंस पे, मतलब सोच लो कि भाई जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको आपके फ्रेंड को खड़ा रखना है और हैंड कर्चीफ को आपको फ्री करना है और आपको एग्जैक्टली 100 मीटर पे आपके फ्रेंड को खड़े रखना है। तो आप क्या करोगे? आप हैंड कर्चीफ को फ्री किया एंड आप जो मोमेंट पे हैंड कर्चीफ फ्री करोगे उस मोमेंट से लेके आपका फ्रेंड वो हैंड कर्चीफ को कैच करेगा, वो मोमेंट का टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर दो। तो आपको डिस्टेंस तो पहले से ही आपने रखा हुआ है कितना, 100 मीटर। ड्यूरेशन सपोज कि आपको लग रहा है कि 5 सेकंड हो रहा है, टाइम विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वैसे ही स्पीड मिला, ये मुझे मिला हैंड कर्चीफ का स्पीड, बट इट इज नॉट जस्ट स्पीड ऑफ द हैंड कर्चीफ, इट इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ द विंड। तो क्या जुगाड़ किया, समझ में आया आपको? यस सर। तो ऐसे आप विंड स्पीड भी फाइंड कर सकते हो। अब देखो और एक है, ये तो बहुत ही मतलब कॉमेडी है। नंबर ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द हेयर ऑन योर हेड। आपके हेड पे कितने हेयर है वो फाइंड करना है। चलो अब इसका जुगाड़ करो, एक एक हेयर को निकाल के फाइंड कर दो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या करोगे बोलो? सर बोलो सर हमारे स्काल्प के मतलब पर स्क्वायर इंच एरिया के बाल काउंट कर करके सारे के। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बाल के काउंट करने की बात कर रहे हो आप? ऐसा पॉसिबल है? मतलब सर एक हेयर का एरिया फाइंड करके एकदम फिर सही बात। आप क्या सर एरिया ऑफ हेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन हेयर। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। तो आप क्या करोगे कि आपके माथे का जो एरिया है उसको सर्कुलर कंसीडर करके पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई आर स्क्वायर करके उसका एरिया फाइंड कर दो। तो आपको आपके हेड का एरिया मिलेगा और उसको आप क्या करोगे, एक हेयर है ना, एक हेयर, उसका एरिया वो आप माइक्रोमीटर स्क्रू या माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका फाइंड कर सकते हो। वो एक हेयर का एरिया आप फाइंड कर सकते हो। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो उसका क्वेश्चन भी अभी डिस्कस किया था ना हमने, वो एरियल मैग्निफिकेशन वाला कुछ किया था। हाँ सर, वो माइनस कर दो। हाँ, तो आप एक हेयर का एरिया फाइंड कर दो, आपके हेड का एरिया फाइंड कर दो। अब हेड के एरिया को एक हेयर के एरिया से डिवाइड कर दो, तो वो जो करोगे तो आपको नंबर ऑफ हेयर्स, आपको नंबर ऑफ आपको हेयर जाएगा। तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ हेड को आपको डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन हेयर। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ हेयर, कंसीडरिंग दैट कि किसी का जो हेड है वो बाल्ड नहीं है, पूरे मतलब है उसके माथे पे हेयर, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो बाला नहीं है वो, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। यस सर। हाँ, इज दैट क्लियर टू यू? हाँ सर। यस हाँ, सर। ये समझ में आया? हाँ सर। चलो एक और है,
नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सैटरडे को मॉर्निंग को, तब सोच के बताना मुझे इसके लिए क्या करना है। ओके ओके सर। और सर हाँ बोलो। सर आज कितने बजे तक लेक्चर है? अभी खत्म हुआ, बस खत्म। ओके तो सर वो आज का मेरा क्लैश हो रहा है हर्षित सर के साथ, तो वो टाइमिंग डिसाइड हाँ मुझे सैटरडे एक बार रिमाइंड करवा देना, सैटरडे हम फिक्स कर देंगे उसको। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सैटरडे को फिक्स कर देंगे। बाय ओके सर। बाय। तो सैटरडे हमारा ओके टाइम सर। क्या है? 10:30 to 12 मॉर्निंग। हाँ ठीक है सर। तो अभी मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर तो होमवर्क में वो 3 क्वेश्चन होमवर्क तो मैं अभी दे रहा हूँ आपको व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप द्वारा मतलब नहीं है ना, 18, 21 और ये ई वाला। होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। क्या है व्हाट्सएप में दे रहा हूँ मैं अभी। ओके थोड़ी देर में मिल जाएगा, एक आध घंटे के बाद। ओके। थैंक यू बाय। बाय सर।